नमस्कार। सुबह के 9 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू और खबरों की अब शुरुआत कर लेते हैं। तो फिरोजाबाद से सबसे पहले खबर है। फिरोजाबाद के एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहां अनियंत्रित कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें नसीरपुर इलाके की बताई जा रही है। ट्रक से टकरा गई है कार और इसमें जो लोग बैठे हुए थे उनमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। अरविंद हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, कितने लोग सवार थे इस गाड़ी में और ये लोग कहां से कहां जा रहे थे, क्या खबर मिल रही है इस बारे में? देखिए नीलू, सारी जानकारियां मिल चुकी हैं। दरअसल में ये लोग इलाहाबाद में एक जगह है मेजा, वहां के रहने वाले हैं और दिल्ली किसी काम से गए थे। दिल्ली से आज ये लौट रहे थे। तो सुबह 5:30 और 6 के बीच में ये दर्दनाक हादसा हुआ है नसीरपुर थाना क्षेत्र में। और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जो है उस पर यह हादसा हुआ है। इस कार में कुल 6 लोग सवार थे और इसमें से 4 की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोग जो थे उन्हें अस्पताल लाया गया था। एक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत होगी। इस तरह 5 लोगों की इसमें मौत हो गई है। एक महिला प्रियंका जिसका नाम है वो उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है और फिरोजाबाद का जो सरकारी ट्रामा सेंटर है उसको उसमें भर्ती करा दिया गया है। चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो भीषण सड़क हादसा था। 6 लोग इस कार में सवार थे जिनमें से 5 की मौत बताई जा रही है। और मथुरा में एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे पर बेकाबू होकर पलट गई कार। एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। एक युवक की इस वक्त हालत गंभीर है। अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ से ये लोग हरियाणा जा रहे थे जब ये दुर्घटना हुई। बातचीत करने के लिए मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ आए हैं। नितिन, कितने लोग सवार थे इस गाड़ी में और किस तरह से हुआ ये हादसा? देखिए नीलू, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, ये जो हादसा था यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ है, थाना जमुनापाट क्षेत्र में माइलस्टोन 107 पर। जब ये लोग कार सवार जो लोग थे टियोस कार से आ रहे थे छत्तीसगढ़ रायपुर से और यमुनानगर हरियाणा जा रहे थे। उसी दौरान 107 पर ड्राइवर को जो झपकी, हादसे का वक्त करीब 4 साढ़े 4 का रहा है, जिसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आई है जिसके चलते वो आगे चलने वाले वाहन में जा घुसा है और उसके बाद उनकी कार पलटी है जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की तो मौत हुई है जिसमें पति पत्नी है और एक उनके साथ का युवक है। इसके अलावा जो गाड़ी चालक था उसकी मौत हुई है। साथ में जो एक युवक था वो गंभीर रूप से घायल है, उसको जिला अस्पताल में पुलिस ने भर्ती करा दिया। परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लेकिन दुखद बात यह है कि हम एक्सप्रेसवे पर आए दिन हादसे नजर आते हैं, उसके बावजूद भी न तो एक्सप्रेसवे प्रशासन है वो कोई संजीदगी बरतता है और न ही जो चालक है वो जो सुविधा का वक्त होता है झपकी आने का उसमें वो एहतियात बरतते हैं। जी चलिए ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सड़क हादसे में 3 की मौत बताई जा रही है और मथुरा के पास एक्सप्रेसवे पर यह दुर्घटना घटी है। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं और गाजियाबाद किस तरह से परेशान है इससे। हम आपको बताएं कि गाजियाबाद में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई है। गाजियाबाद में 24 घंटे में 40 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 797 अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा यहां पर पहुंच चुका है। अब तक डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 429 है और एक्टिव कोरोना मरीजों की तादाद 328 बताई जा रही है। बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार मामले कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के निकलकर सामने आ रहे हैं और अब तो धीरे धीरे मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। 4 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है गाजियाबाद में। दिल्ली एनसीआर का अहम हिस्सा कहा जाता है गाजियाबाद को। और गाजियाबाद की अगर हम बात करें, जब से अनलॉक शुरू हुआ है लगातार यहाँ एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि लोग जो मरीज है उनकी तादाद ना बढ़ी हो। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूं तो पिछले 24 घंटे के भीतर 40 नए मामले कोरोना पेशेंट के आए हैं। वहीं जो मौत की अगर बात करूं, 4 मौत की कल गाजियाबाद में हुई है। अगर बात की जाए तमाम चीजों की, हालांकि शासन और प्रशासन बेशक लाख दावे कर रहा है, एहतियात की बात कर रहा है, लेकिन जो आम जन की सहभागिता है वो उनको नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते ही लगातार जो कोरोना के मरीज हैं उनके अंदर इजाफा होता जा रहा है। जरूरत है इस ओर आम जन को अपनी भागीदारी देने की। साथ ही सभी को इस बात को समझना होगा कि कोरोना एक ऐसी लड़ाई है जिसको अकेले नहीं लड़ा सकता है, सबके साथ मिलकर लड़ा जाएगा। उसमें सभी की जन सहभागिता होनी जरूरी है। बिल्कुल अमित, तो अगर आप जरा सी भी कोताही बरतेंगे तो ये जो संक्रमण है लगातार फैलता जाएगा और गाजियाबाद में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और जालौन से खबर है, यहां पर एक फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। फैक्ट्री कागज की बताई जा रही है। भीषण आग की वजह से लाखों के हैंडमेड कागज जलकर खाक हो गए। तस्वीरें कालपी कोतवाली क्षेत्र की है। सूचना पर पहुंची दमकल और पुलिस की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल के साथ इस आग पर काबू पाया है। तो जालौन की खबर है, कागज की फैक्ट्री बताई जा रही है, होममेड कागज की फैक्ट्री है। भीषण आग लगी, लेकिन दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर अब काबू पा लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत यूपी के 31 जिलों का चयन किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ आज सुबह 11 बजे वेबकास्ट से किया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों की अवधि का होगा। इसे देश के उन 116 जिलों में संचालित किया जाएगा जिनमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से अधिक है। अभियान में रोजगार और अवस्थापना सृजन के तहत 25 प्रकार के काम कराए जाएंगे। इस योजना में 50,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 31 जिले इसके लिए चुने गए हैं। और बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, आज प्रधानमंत्री मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। कितने बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कौन कौन इससे जुड़ेंगे? देखिए, आपको बता दूं कि 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे, मध्य प्रदेश और तमाम ऐसे 6 राज्यों को चयनित किया गया है। नीलू, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन किया गया था और लाखों की संख्या में मजदूर बड़े शहरों से छोटे शहरों में आए, उनका पलायन हुआ, वो अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार की कोशिश है कि उन्हें उनके घरों में ही रोजगार मुहैया करा दी जाए, क्योंकि कई तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे थे कि रोजगार नहीं मिलेगा, रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री स्वयं कई मंत्रालयों को उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि किस तरीके से उन मजदूरों को उनके घरों में ही रोजगार मिले, इसके लिए खाका तैयार करें। और खाका तैयार किया गया। जिस तरीके से 116 जिलों को चयनित किया गया है, जिसमें यूपी के 30 जिले शामिल हैं। और इन मजदूरों को वहीं पर पहले उनके स्किल की मैपिंग की जाएगी और उसके बाद वो किस तरह के रोजगार में पारंगत हैं, वैसी रोजगार जो है उन्हें मुहैया कराई जाएगी। 50,000 करोड़ का पूरा बजट है इस मसले पर। और केंद्र सरकार का मानना है कि अगर उन मजदूरों को अनूप, एक बात बताइए, चूंकि उत्तर प्रदेश के भी 31 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जुड़ेंगे। जिन मजदूरों को नौकरी दी जाएगी उनके स्किल्स के हिसाब से, वो क्या सरकार तय करेगी या फिर कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म होगा, पोर्टल होगा जहां पर ये मजदूर पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद इस रोजगार अभियान के साथ वो जुड़ेंगे? किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा? देखिए, ये पूरा प्रोसेस जो है अभियान के तहत किया जाएगा, जिसको लेकर के एक मैपिंग की जाएगी कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितने मजदूर वापस आए हैं और क्या क्या स्किल है। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इसका नोडल मंत्रालय सौंपा गया है। वो घर घर जाकर के वहां के लोगों से जानेंगे कि वो किस तरह के रोजगार में पारंगत है, क्योंकि देखिए, जो भी मजदूर बाहर शहरों में रहते हैं वो किसी न किसी चीज का काम करते हैं, चाहे वो बढ़ई हैं, चाहे वो राजमिस्त्री हैं, ये तमाम उनके पास ये स्किल है, पहले से स्किल है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके स्किल को भी डेवलप करेगी वहीं पर, और उसके बाद वहीं पर उन्हें रोजगार मुहैया करा दी जाए, ऐसी कोशिश केंद्र सरकार। बिल्कुल अनूप, तो केंद्र सरकार की यही कोशिश होगी राज्य सरकार के साथ मिलकर जो प्रवासी अपने अपने घरों की तरफ गए हैं उनको जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए, उनके घरों में ही रोजगार मुहैया किया जाए। और इसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लद्दाख में चीनी सैनिकों के हमले में शहीद जवानों को कासगंज में वकीलों ने श्रद्धांजलि दी और चीन के राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका। वकीलों ने चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाथ में पोस्टर है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पोस्टर फूंका गया है आज। यहाँ अधिवक्ताओं ने जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी, 2 मिनट का मौन धारण किया, उसके बाद आक्रोश व्यक्त किया।
और चाइना की हरकत को लेकर नहीं थम रहा लोगों का आक्रोश। चाइनीज सामानों के विरोध के ही लोग सरकार से मुंह तोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ और प्रयागराज से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, ये हम जानेंगे कि लोगों का मिजाज इसको लेकर क्या है। और बातचीत करने के लिए रंजना इस वक्त लखनऊ से है, सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रही हैं। रंजना, पहले तो आप ही से जानेंगे, जिस तरह से चाइना को लेकर अब लगातार विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उनका कहना है कि सरहद पर तो हम बदला लेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी कमजोर चाइना को करना पड़ेगा। जो हमारा मार्केट है, बाजार है, जहां पर चाइनीज सामान मिलते हैं, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए और लगातार सरकार से यही मांग लोगों की। नीलू, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चाइना के सामानों की घुसपैठ अगर देखें तो वो घर घर तक है, हर घर में है। यही कारण है कि लोग, आम जनता भी इसका विरोध कर रही है और सड़कों पे उतर गई है, क्योंकि सबको पता है कि ये चाइना का सामान है और हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस सामान को घर से बाहर कैसे किया जाए, इसका कैसे, यही कारण है विरोध प्रदर्शन का, कि जो सरकार पे प्रेशर बनाने की एक कोशिश है लोगों की, कि जो आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए। इतना बड़ा बाजार जो चाइना का है भारत में, आखिरकार जब यहाँ आर्थिक नाकेबंदी होगी तो उसका असर भारत और चीन के रिलेशन पे भी पड़ेगा। तो यही कारण है कि लोग जो है बिल्कुल आक्रोशित हैं। जो भारतीय नागरिक हैं वो, उनके मन में कहीं ना कहीं लद्दाख की घटना के बाद से ये जो जोश जो है राष्ट्रभक्ति की जो है वो उसके कुलाचे मार रहा है कि आखिरकार हम लोग किस तरह से इसका विरोध करें कि चाइना को पटकनी दें। तो जो सामरिक दृष्टि से तो हो ही रहा है, आर्थिक दृष्टि से भी जो है लोग चाह रहे हैं कि चाइना को मात दी जाए। और यही कारण है कि प्रदेश भर में सभी जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सभी संगठन, क्या सत्ताधारी पार्टी के लोग हों, क्या विपक्ष के लोग हों, क्या आम जनता के लोग हों, क्या मुस्लिम संगठन हो, सब लोग सड़कों पे उतरे हैं और जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ताकि कि आर्थिक रूप से नाकेबंदी की जाए चाइना की, और तब उससे जो भारत, बिल्कुल सभी लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। पूरा देश इस वक्त चाइना के खिलाफ है और लगातार सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहा है। सर्वेश प्रयागराज से हमारे साथ है। सर्वेश, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो हमने देखा कि क्या प्रदेश भर बल्कि पूरे देश भर में इस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिस तरह से चाइना ने हरकत की है लद्दाख बॉर्डर पर। वहां के प्रयागराज के लोग क्या कह रहे हैं? क्या सेना तो जिस तरह से निपटेगी वो तो निपटेगी, लेकिन आर्थिक तौर पर भी चाइना से जो भी व्यापार है खत्म करना पड़ेगा सरकार को, इस तरह की मांग है वहां के लोगों की भी? जी, निश्चित तौर पर पूरे देश के साथ संगम नगरी प्रयागराज के लोगों में भी लद्दाख की गलवान घाटी की घटना को लेकर गुस्सा है। जो 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं उनको यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है और लगभग हर तबका, हर वर्ग इसमें विरोध प्रदर्शन में शामिल है। चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील रहे हों, विपक्षी पार्टियां रही हों, सत्ता दल रहा हो, सत्ताधारी दल रहा हो, या सामाजिक कार्यकर्ता रहे हों, सामाजिक संगठन रहे हों, और यहां तक कि साधु संतों ने भी चीन की इस कायरतापूर्ण घटना का विरोध किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने तो यहां तक कहा है कि हमारी देश की सीमाएं चीन से मुकाबला करने में सक्षम है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जो नागा सन्यासी हैं लाखों की संख्या में, वो अगर सरकार इशारा करती है तो वो चीन से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं और सीमा पर जाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये आक्रोश को व्यक्त करता है लोगों को कि किस तरह से लोगों में आक्रोश है, और सबसे बड़ी बात है और कहीं ना कहीं देश के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने की बात है। इसलिए सभी लोग एक साथ एकजुट होकर एक मंच पर निकलकर चीन के खिलाफ सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 817 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। प्रदेश में अब तक 16,594 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और एक्टिव केस की संख्या 6,092 तक जा पहुंची है, जबकि 9,995 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की तादाद 507 पहुंच गई है। प्रदेश के सभी 75 जिले इस वक्त कोरोना से प्रभावित हैं। और उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 2,000 रुपए में कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सरकार ने कोरोना टेस्टिंग का नया रेट तय कर दिया है। नए रेट के मुताबिक अगर आप टेस्टिंग सेंटर जाकर सैंपल देते हैं तो आपको 2,000 रुपए देने होंगे, लेकिन अगर टेस्टिंग सेंटर नहीं जाना चाहते हैं तो घर बैठे भी सैंपल कलेक्ट किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए आपको देने होंगे 2,500 रुपए। जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना हेल्प डेस्क की भी अब शुरुआत कर दी गई है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।